Okay, so I welcome you all to the channel, The Noor of Law. Today we'll be starting with the Transfer of Property Act 1882 and for your information, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है दैट आई एम स्टार्टिंग माय सीपीसी कोर्स फ्रॉम 1st of April 2026. We have successfully completed the 3 criminal laws, BNS, BSA and BNSS. Literally, we have touched upon each and every section, not only touched upon, rather we have covered each and every provision in detail, the bare act verbatim of each and every section. Many of the students were having these doubts that, ma'am, whether all the sections will be covered, that is that for real, like whether we'll be reading each and every provision in the class itself. So we made that happen, and students through their responses I can feel that they are very satisfied with the courses. एंड जो भी आपको इम्प्रूवमेंट का अगर लगता है कि कुछ तरीके से इम्प्रूवमेंट हो सकती है, फॉर दैट ऑल्सो वी प्रोवाइड अ फीडबैक फॉर्म जिसमें रोज जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने फीडबैक्स मुझे दे सकते हैं उसमें, एंड आई लुक इनटू दैट ईच डे एंड नेक्स्ट क्लास में देन आई परफॉर्म अकॉर्डिंगली. ठीक है, सो इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट. अगर आपको हर एक प्रोविजन को बहुत अच्छे से पढ़ना है एंड यू वांट दैट, है ना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है दैट वी स्किप प्रोविजंस व्हेन वी रीड आवर ओन सेल्स, या फिर क्या होता है कि हमें लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये अनइम्पोर्टेंट है, एंड आजकल वी कैन सी दैट the questions are being asked from the unimportant portions. So I'm repeating all this again and again because this is where the difference gets created. And then at the later stage we are not able to identify कि actual में problem रही कहाँ पे. ठीक है, so these are the areas where the problem lies and we can together figure out those areas and we can together study those areas in a good manner. तो इसीलिए मैंने ये कोर्सेज लॉन्च किए क्योंकि इनके पीछे का सोल पर्पस यही था कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, प्लस हर एक प्रोविजन को हम प्रॉपर तरीके से डील कर पाए. मैं करवाने को ये यूट्यूब पे भी करवा सकती थी, बट द प्रॉब्लम इज देन वो 1-to-1 कनेक्ट चाहिए था मुझे इन कोर्सेज के लिए. इसीलिए इसमें स्टूडेंट्स भी अगर कम होते हैं सो दैट इज इन आर फेवर ओनली, है ना, इन योर फेवर ओनली, क्योंकि जितने कम स्टूडेंट्स रहेंगे एट द एंड ऑफ द डे दैट इज इन योर बेनिफिट. ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि अगर सिर्फ 30 ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं या 20 ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उससे आपकी पढ़ाई और इनहैंस ही होगी. यूट्यूब पे देर आर अ लॉट ऑफ पीपल टू टैकल टू, इवन दो आई ट्राई कि मैं जितने भी कमेंट्स यूट्यूब पे भी आते हैं मैं उनको रिवर्ट बैक कर पाऊँ टाइम टू टाइम, लेकिन वो कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं एंड आई एम सिंगल हैंडेडली डूइंग ऑल ऑफ दिस. लेकिन जब आप कोर्सेज में आते हो दैट गिव्स मी अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दैट दो स्टूडेंट्स दे हैव ट्रस्टेड मी टू सच एन एक्सटेंट कि नाउ आई एम लिटरली लायबल टू देम. ठीक है, तो इसीलिए अभी तक के कोर्सेज में सारे स्टूडेंट्स वो सेटिस्फाइड होकर के गए हैं कि जितना उन्होंने पे किया, बिकॉज मैंने जो फीस रखी है वो रखी ही इस तरीके से है कि मुझे स्टूडेंट्स के फेवर में सब कुछ करना है. ठीक है, कीपिंग एवरीथिंग असाइड, द अटर मोस्ट प्रायोरिटी इज कि आप लोगों को समझ में आने चाहिए सारे के सारे प्रोविजंस. ठीक है, तो इसीलिए taking this into consideration we are launching one more course that is of CPC. उसके लिए भी I was dicey frankly speaking क्योंकि मुझे था कि maybe I don't know whether there is proper demand or not, but I have received many queries as to ma'am when are you starting the CPC course, not only on Telegram but also on Instagram and my mail section as well. So therefore I have finally decided that I'll be launching the course from 1st of April, no matter how many students come and join the course. We will be starting that course on 1st of April. And हाँ, अगर आपको चारों के चारों courses buy करने हैं, that is BNS, BNSS, BSA and CPC, so there will be a special discount for you guys and that I have already intimated in the Telegram group itself. अगर आपने वो group join नहीं किया है, it's a humble request from my side क्योंकि सारे updates वहीं पे आते हैं. प्लीज मेक श्योर यू ज्वाइन दैट ग्रुप. लिंक उसका मैं दोबारा से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के भी दे दूंगी. प्लीज मेक श्योर कि आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें. ठीक है, क्योंकि मेनी स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली रिसीव्ड दिस बेनिफिट क्योंकि इतने मिनिमल प्राइसिंग में और हर एक सेक्शन डील करवाना, लिटरली आई एम मेकिंग दैट पॉसिबल ओनली थ्रू यू गाइज सपोर्ट.
Otherwise, single-handedly it could not have been possible, because otherwise also I was also thinking that how will I be able to read each and every provision in the class itself, क्या ये course बहुत लंबा खिंच जाएगा and so and so. But no, through your support, through your enthusiasm and through your demand, we have made this possible, and अब हम CPC के लिए भी ये same चीज possible करेंगे. This is all about your trust, your enthusiasm and your demand. It is directly related to that, it is directly proportional to that. ठीक है, तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, आप सारे अपडेट्स रिसीव करो. इवन दो अगर आपको वो कोर्सेज ज्वाइन नहीं करने हैं, इट्स टोटली अप टू यू, देयर इज नो कंपल्जन. ठीक है, आप यूट्यूब पे ही अगर रहना चाहते हो, जो मैं यूट्यूब पे भी कोर्सेज लेकर के आती हूँ, दैट आर इन एज मच डिटेल. ठीक है, जो मैं टीपीए आज भी यहाँ पे जो स्टार्ट कर रही हूँ, ये भी उतनी ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा जैसे कि मैं अपने नॉर्मली कोर्सेज में करूंगी. ठीक है, सो देयर इज never going to be any difference between the lectures being taught on YouTube and separately. It's just that कि जो मैं separately lectures conduct करवाती हूँ, वो मैं उन subjects के लिए करवाती हूँ which are very procedural in nature, lengthy in nature, जिनका मैं risk नहीं ले सकती on YouTube, because there can be n number of doubts which I'll not be able to cater on YouTube. So I need some platform जिसपे मैं आपसे one to one बात करके आपको आपके डाउट्स को क्लैरिफाई कर पाऊं. ठीक है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर स्टार्टिंग विद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 टुडे. तो इसमें अ टोटल ऑफ 137 सेक्शंस आर देयर, एंड आज हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे. जैसा कि हम हर एक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक डिटेल्स देखते आए हैं, तो उसी तरीके से इस एक्ट में भी हम अपनी अप्रोच रखेंगे. द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का ये एक्ट है. इनैक्टमेंट डेट है 17th of February 1882. इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन 1st of July 1882. तो कमिंग इनटू फोर्स की डेट क्या है? 1st of July 1882. An act to amend the law relating to the transfer of property by act of parties. Whereas it is expedient to define and amend certain parts of the law relating to transfer of property by act of parties, it is hereby enacted as follows. अब यहाँ पे जो terminology used है, that is define and amend. यहाँ पे consolidated word use नहीं किया गया है ना, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर, है ना. ये जो ट्रांसफर से डील करता है, दैट इज ओनली थ्रू एक्ट ऑफ पार्टीज. एंड दैट ऑल्सो हमारे पास सोगा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के बारे में बात करता है. तो इसीलिए ये एक्ट अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए कंसोलिडेट वर्ड का यहाँ पे यूज नहीं किया गया है, एंड द वर्ड यूज्ड इज डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये कौन से ट्रांसफर्स को गवर्न करता है? ऐसे ट्रांसफर्स जो कि एक्ट ऑफ पार्टीज के थ्रू किए जाते हैं, एंड दोज दैट अकर बिटवीन लिविंग पर्सन्स. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है बिटवीन लिविंग पर्सन्स. जो इंटरेस्ट डिवॉल्व होता है थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ, जब डेथ, किसी पर्सन की डेथ होने के बाद जो उसके एयर्स के पास जो प्रॉपर्टी आती है, दैट इज नॉट गवर्न्ड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. दैट इज डिफरेंट ऑल टुगेदर. यहाँ पे जो हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, हम सोली रिलाई करेंगे और बात करेंगे किन ट्रांसफर्स की? ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, दैट इज द ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्सन्स. Short title. This act may be called the Transfer of Property Act 1882. It shall come into force on 1st of July 1882. It extends in the first instance to the whole of India except, अब ये एक्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, किन पे ये एक्ट अप्लाई नहीं करता है? द टेरिटरीज विच इमीडिएटली बिफोर 1st of November वर कंप्राइज्ड इन पार्ट बी स्टेट्स और इन द स्टेट्स ऑफ बॉम्बे, पंजाब एंड दिल्ली. तो यहाँ पे ऑल्दो कुछ प्रोविजंस जो हैं वो एक्सटेंड किए गए हैं, है ना, इन स्टेट्स में भी, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कि इट एक्सटेंड्स टू द इन द फर्स्ट इंस्टेंस ओनली टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट टू दीज पर्टिकुलर स्टेट्स.
ठीक है, या फिर ऐसे स्टेट्स जो कि बिफोर 1st of November 1956 वर comprised in part B states. But this act or any part thereof may by notification in the official gazette be extended to the whole or any part of the said territories. ऐसा नहीं है कि इन टेरिटरीज पे कभी ये एक्ट एक्सटेंड ही नहीं किया जा सकता. It can very well be done by the state government itself. And any state government may from time to time by notification in the official gazette वो exempt भी कर सकती हैं, either retrospectively या prospectively, किसी भी पार्ट को ऑफ द टेरिटरीज एडमिनिस्टर्ड बाय सच स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस, नेमली सेक्शन 54, पैराग्राफ 2 and 3 ऑफ सेक्शन 59, 107, 123. ये आपको ध्यान में रखने हैं ये प्रोविजंस. ठीक है, ये 4 प्रोविजंस ये आपको ध्यान में रखने हैं. एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वुड लाइक यू टू नो कि जहां पे भी जिन भी स्टेट्स के अंदर ये टीपीए एक्ट के ये जो 4 प्रोविजंस हैं ये अप्लाई होंगे, तो फिर वहां पे रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई होगा ही होगा. ठीक है, तो वहां पे फिर क्योंकि ये हम रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर भी पढ़ते हैं ये चीज, तो जस्ट फॉर योर नॉलेज आई वुड लाइक टू टेल यू दिस कि वहां पे फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो अप्लाई होना होगा, क्योंकि these provisions require the application of registration act. Notwithstanding anything in the foregoing part of this section, section 54 paragraph 2 and 3 of section 59, 107 and 123 shall not extend or be extended to any district or tract of a country for the time being excluded from the operation of Indian Registration Act. This is what is being said over here as well. है ना, यहाँ पे ये पॉइंट स्पेसिफिकली मेंशन्ड है. इट इज एक्सप्रेसली गिवन कि ये प्रोविजंस उस स्टेट्स में एक्सटेंड नहीं किए जा सकते, उस डिस्ट्रिक्ट में या उस ट्रैक्ट ऑफ द कंट्री में एक्सटेंड नहीं किए जा सकते जहां पे रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है. ये प्रोविजन सिर्फ वहीं पे अप्लाई होंगे जहां पे रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑपरेशन में है. ठीक है, सेक्शन 2, repeal of acts saving of certain enactments, incidents, rights, liabilities, etc. In the territories to which this act extends for the time being, the enactments specified in the schedule here to annex shall be repealed to the extent therein mentioned, but nothing herein contained shall be deemed to affect. अब इस एक्ट के पिक्चर में आने से किन प्रोविजंस को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा ये बताया गया है अंडर सेक्शन नंबर 2. The provisions of any enactment not hereby expressly repealed. ऐसी कोई प्रोविजन जिनको एक्सप्रेसली रिपील नहीं किया गया तो उनको ये एक्ट भी नहीं छेड़ेगा, कुछ उन पे अफेक्ट नहीं करेगा. Any terms or incidents of any contract or constitution of property which are consistent with the provisions of this act and are allowed by the law for the time being in force. Just give me a moment, let me open my Bear Act as well, क्योंकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स उस पर नोट डाउन किए होंगे, so I want you to know those extra points as well. ओके तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि किसी भी ऐसे टर्म्स को या इंसिडेंट्स को ये अफेक्ट नहीं करता किसी कॉन्ट्रैक्ट के जो कि कंसिस्टेंट है विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, जो कि कोई भी तरीके की डिस्प्यूट में नहीं है इस एक्ट के प्रोविजन से. जैसे कोई ईजमेंट के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन है या फिर कोई प्रीएम्पशन के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन है, सो दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दीज एक्ट, सो दे कैन स्टिल बी वर्किंग. है ना, any right or liability arising out of a legal relation constituted before this act came into force or any relief in respect of any such right or liability. अब अगर कोई पहले से right कोई acquire हो चुका था, है ना, या फिर कोई पहले से liability arise हो चुकी थी out of some legal relationship that got created before the coming into force of the TPA, तो वो पहले वाले acts will not be affected, क्योंकि ये जो एक्ट है दिस इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर एंड इट इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर. तो यहां से हमें क्या समझ में आता है इससे, इट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव. ठीक है, save as provided by section 57 and chapter 4 of this act, any transfer by operation of law or by in execution of a decree or order of the court of competent jurisdiction. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, this is exception to an exception. ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है पहले हम ये देख लेते हैं, ये चैप्टर 4 और सेक्शन 57 बात किस बारे में वर्क करता है. ठीक है, what does chapter 4 talk about? Open your Bear Act and see what does chapter 4 actually talks about. It talks about mortgages of immovable property and charges. And what does section 57 talks about? Section 57 talks about provision by court for encumbrance and sale freed therefrom. ठीक है,
तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है कि हमें पता है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो ऑपरेशन ऑफ लॉ वाले ट्रांसफर्स को गवर्न नहीं करता है, ना ही वो अप्लाई करता है ऐसे ट्रांसफर्स पे जो कि किए गए हैं बाय द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। लेकिन यहाँ पे सेव किसको किया गया है, सेक्शन 57 को या चैप्टर 4 को सेव किया गया है। अब चैप्टर 4 डील्स विद व्हाट, मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो हमने ऑलरेडी देखा। सेक्शन 57 डील्स विद व्हाट, कि अगर किसी प्रॉपर्टी पे किसी भी तरीके का इनकम्बरेंस है, जैसे कोई चार्ज क्रिएटेड है उस प्रॉपर्टी पे या फिर उस प्रॉपर्टी पे कोई मॉर्टगेज क्रिएटेड है, तो क्या ऐसा है कि कोर्ट उस चीज को कंसिडरेशन में ही नहीं लेगा? तो ऐसा तो नहीं होता। कोर्ट डज टेक दैट इनटू कंसिडरेशन कि जिस भी पर्सन को वो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज पे दी गई है उसके राइट्स को प्रॉपरली केटर किया जाए एंड उसको कंसिडर किया जाए। सो दिस एक्ट्स एज एन एक्सेप्शन हियर, क्योंकि यहाँ पे मॉर्टगेजेस वगैरह को भी कंसिडरेशन में दिया जाता है। दैट इज वाई इस पर्टिकुलर प्रोविजन को या फिर इस पर्टिकुलर चैप्टर को सेव किया गया है। ऑल्दो जो जनरली जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है दैट डज नॉट अप्लाई टू द ट्रांसफर थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ और थ्रू द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। इंटरप्रिटेशन क्लॉज पे आ जाते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली ये नहीं बताया गया कि व्हाट एग्जैक्टली इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। तो उसके लिए वील हैव टू विजिट सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 26 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट to get full overview as to what is immovable property, है ना। अब क्या होती है immovable property? सेक्शन 3 क्लॉज 26 बोलता है कि immovable property includes land, benefits arising out of land, things attached to the earth or things permanently fastened to anything attached to the earth। तो अब अगर हम देखें benefits arising out of the land से क्या हो सकता है, रेंट जो आ रहा है प्रॉपर्टी में से, या कोई प्रॉफिट्स जो अराइज हो रहे हैं, राइट टू कलेक्ट इनकम जो आ रहा है उस प्रॉपर्टी में से, दैट कम्स अंडर द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। फिर अटैच टू द अर्थ पे क्या आएगा, बिल्डिंग जो अटैच है टू द अर्थ, ट्रीज जो अटैच्ड हैं टू द अर्थ, है ना। ऐसे ट्रीज जो कि स्टैंडिंग टिम्बर के लिए पर से नहीं होने चाहिए, जैसे फ्रूट बियरिंग ट्रीज, तो उससे हमारा जो मेन इंटेंशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए टू ड्रॉ फ्रूट्स आउट ऑफ दैट, then it will be a part of what, immovable property। लेकिन अगर उसका सोलली पर्पस है, अगर वो टीक का ट्री है तो उसका सोलली पर्पस ही उसकी वुड एक्सट्रैक्ट करना है उसमें से, then that will not come under the category of immovable property। तो वो explicitly excluded है क्योंकि it does not include standing timber, it is expressly mentioned over here, ठीक है। फिर उसके बाद permanently attached to something that is fastened to it सॉरी, परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ। अब इस कैटेगरी में कौन से आएंगे, इसमें आएंगे डोर्स आ जाएंगे, विंडोज आ जाएंगी, मशीनरी आ जाएगी विच इज वेरी वेल फिक्स्ड टू द लैंड इन ऑर्डर टू मेक दैट अ पार्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इटसेल्फ। तो इंटेंशन हियर प्लेज अ ग्रेट रोल, ठीक है। तो वो पार्ट हो जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आती हैं सेक्शन 3 क्लॉज 26 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट में से। एंड इवन सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट सेज दैट इट इंक्लूड्स लैंड्स, बिल्डिंग्स, हेरिडिटरी अलायंसेस, राइट टू वेज, लाइट्स, फेरीज, फिशरीज और एनी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, all that constitutes to be immovable property। Now coming to the term attested। अब अटेस्टेड से क्या समझ में आता है, इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स एंड शैल बी डीम्ड ऑलवेज टू हैव मीन मेंट अटेस्टेड बाय 2 और मोर विटनेसेस। तो अटेस्टेशन हमेशा किन के द्वारा किया जा सकता है, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा विटनेसेस के द्वारा, ठीक है। ईच ऑफ whom has seen the executant sign or affix his mark to the instrument, जिनने खुद देखा हो एग्जीक्यूटेंट को साइन करते हुए उस डॉक्यूमेंट पे, उस इंस्ट्रूमेंट पे or has seen some other person sign the instrument in the presence and by the direction of the executant, या उसकी प्रेजेंस में, उसकी डायरेक्शन में एक्ट करते हुए, साइन करते हुए, और हैज रिसीव्ड फ्रॉम द एग्जीक्यूटेंट एक पर्सनल एक्नॉलेजमेंट कि उसने साइन कर दिए हैं या मार्क कर दिया है उस पे,
of the signature of such other person, and each of whom has signed the instrument in the presence of the executant. उनकी executant की presence में उनने sign किया, but it shall not be necessary that more than one of such witnesses shall have been present at the same time, and no particular form of attestation shall be necessary. ऐसा जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा witnesses जो एटलीस्ट दो रिक्वायर्ड है वो सेम टाइम पे वहीं पे प्रेजेंट हो. दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट. ना ही इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्म है अटेस्टेशन का. ठीक है, इट्स जस्ट दैट ये जो हमने कंडीशन ऊपर पढ़ी वो सफाइज होनी चाहिए कि उसने देखा हो उसको साइन करते हुए, या उसने एक्नॉलेजमेंट रिसीव करी हो उससे पर से रिगार्डिंग द साइनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डॉक्यूमेंट एंड एन इंस्ट्रूमेंट? अब डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, आपने कहीं पे एनग्रेव करके कुछ लिखा है, दैट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स टू बी अ डॉक्यूमेंट. बट इंस्ट्रूमेंट सिर्फ वही हो सकता है जो राइट्स या लाइबिलिटीज एस्टैब्लिश करता है. ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि किसी पर्सन की राइट्स या लाइबिलिटीज निकाल के लाता है ना. ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसी डॉक्यूमेंट जिससे किसी पर्सन की राइट्स डिसाइड होती हैं या किसी पर्सन की लाइबिलिटी निकल के आ रही है, वो डिसाइड हो रही है, एंड दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. वो होता है इंस्ट्रूमेंट. सो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट. बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है. रजिस्टर्ड. अब रजिस्टर्ड से क्या समझ में आता है? रजिस्टर्ड मीन्स रजिस्टर्ड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रेगुलेटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. तो रजिस्टर्ड मतलब कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू वो रजिस्टर्ड होना चाहिए डॉक्यूमेंट. जहां पे भी ये रिक्वायरमेंट होगी कि दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नीड्स टू बी रजिस्टर्ड, तो वहां पे वो रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे अटेस्टेशन के अंदर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो सेल है उसके लिए अटेस्टेशन टीपीए के द्वारा मैंडेट नहीं की गई है. एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेल के अंदर अटेस्टेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. लेकिन बहुत बार आपने देखा होगा कि सेल के अंदर भी प्रॉपर तरीके से ये सारी जो प्रोसेस है वो कैरी आउट की जाती है. दैट इज थ्रू स्टेट अमेंडमेंट्स जो वो एक्सटेंड कर देती हैं. ठीक है, अदरवाइज एज सच थ्रू टीपीए दिस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट बेसिकली. ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे जो टीपीए बताता है दैट इज ओनली रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड इन 3 केसेस, दैट इज गिफ्ट, मॉर्टगेज एंड विल. ठीक है, यहां पे ये रिक्वायरमेंट है. जो हम सेक्शन 17 देखते हैं, सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसमें स्पेसिफिकली गिवन है कि किन चीजों के लिए रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एंड किन चीजों के लिए रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल. ठीक है, तो वो चीज एक बार आप और बहुत ध्यान से देख लेना. इसके साथ रिलेट करके अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजों का ओवरव्यू एक ही बार में मिलता चला जाएगा. जैसे अगर लीज है, ईयर टू ईयर बेसिस की लीज है, तो उसके लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है. या फिर कोई गिफ्ट है ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है. सेल है लेकिन ₹100 से ऊपर की है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी. तो वहां पे वो स्पेसिफिक इंस्टांसेस दिए गए हैं जहां पे रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड एंड इज मैंडेटरी इन इटसेल्फ. ठीक है, अटैच टू द अर्थ मींस रूटेड इन द अर्थ एज इन द केस ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स. ठीक है, embedded in the earth as in the case of walls और buildings. जो हम देखते हैं कि what is attached to the earth, attached to the earth हो सकता है कि वो rooted है अर्थ में, जैसे trees हो गए या shrubs हो गई, या फिर embedded है in the earth as in the case of walls, buildings etc. या फिर attached to what is so embedded for permanent beneficial enjoyment, that is to what is attached. ठीक है, वो उस तरीके से attached है to something that is embedded in the earth. मतलब जैसे हमने देखा doors और windows, they are attached to something which is so embedded because they are attached to the buildings itself, to the walls of the buildings itself. तो वो जो walls हैं वो embedded हैं in the earth. ठीक है, so that also constitutes to be a part of immovable property. Actionable claim से क्या समझ में आता है? Means a claim to any debt other than a debt secured by mortgage. अब ऐसी डेट जो कि किसी भी तरीके से सिक्योर्ड नहीं है, ना मॉर्टगेज के द्वारा, ना हाइपोथिकेशन के द्वारा, ना प्लेज के द्वारा ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, or to any beneficial interest in movable property not in the possession either actual or constructive of the claimant, which the civil courts recognize as affording grounds for relief whether such debt or beneficial interest be existent, accruing, conditional or contingent. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्शनेबल क्लेम से हमें क्या समझ में आता है?
एक्शनेबल क्लेम ऐसे तरीके का क्लेम होता है जो कि अनसिक्योर्ड है हर तरीके से। वो ना मॉर्टगेज के द्वारा सिक्योर्ड है, ना हाइपोथिकेशन के द्वारा सिक्योर्ड है, ना प्लेज के द्वारा सिक्योर्ड है। ठीक है, किसी भी तरीके से दैट इज नॉट सिक्योर्ड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपोथिकेशन, प्लेज एंड मॉर्टगेज। एंड अगर आप नहीं बता पाते हो देन आई विल मेक श्योर कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे पहले ये 3 कॉन्सेप्ट समझाऊं, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू के स्टेजेस पे ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसीलिए दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर स्टडिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। एंड अगर आपको नहीं पता है, नो इश्यूज एट ऑल, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मैम वी आर नॉट वेल अवेयर ऑफ दीज फैक्ट्स, ठीक है, एंड दीज कॉन्सेप्ट्स। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में पहले मैं ये 3 कॉन्सेप्ट्स ही एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अ पर्सन इज सेड टू हैव अ नोटिस। कब एक पर्सन को ऐसा माना जाएगा कि दैट पर्सन हैज अ नोटिस ऑफ अ फैक्ट? व्हेन ही एक्चुअली नोज द फैक्ट। जब उस पर्सन को वो फैक्ट उसको पता है, देन हम कह सकते हैं कि उस पर्सन के पास नोटिस है उस फैक्ट का। और व्हेन बट फॉर विलफुल एक्सटेंशन फ्रॉम एन इंक्वायरी और सर्च विच ही ऑट टू हैव मेड, या फिर वो पर्सन एक ऐसी इंक्वायरी कर सकता था, नॉर्मली रीजनेबल पर्सन जो एक्सपेक्टेड होता है इंक्वायरी करने के लिए, ठीक है, अगर वो करता तो उसको पता चल जाता, तब ऐसा माना जाएगा कि उसके पास उस फैक्ट की नॉलेज थी, उस पर्सन के पास वो नोटिस था। ठीक है, और ग्रॉस नेग्लिजेंस ही कुड हैव नोन इट, या फिर उसकी पर्सन की तरफ से ऐसा ग्रॉस नेग्लिजेंस हुआ जिसकी वजह से वो फैक्ट उसको नहीं पता था। अदरवाइज अगर उसने अवेयर होकर के एक्ट किया होता तो वो पर्सन को वो एक्ट पता चल पाता। अगर उसने रीजनेबल पर्सन के तरीके से इंक्वायरी या सर्च की होती तो उसको वो चीज पता चल पाती। तो ऐसा माना जाएगा कि दैट पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस इन दैट पर्टिकुलर केस। एक्सप्लेनेशन 1, where any transaction relating to immovable property is required by law to be and has been effected by a registered instrument। अब कोई ऐसी immovable property के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन है जो कि रजिस्ट्रेशन जिसके लिए रिक्वायर्ड है एंड वो रजिस्टर्ड की भी गई थी, तो एनी पर्सन जिसने अक्वायर किया उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी इंटरेस्ट, तो ऐसा माना जाएगा कि उस पर्सन के पास नोटिस था उस इंस्ट्रूमेंट का, कि वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो किसके नाम पे थी, या सारी एसेंशियल डिटेल्स ये मानी जाएंगी कि उस पर्सन के नोटिस में थी। सो वेर एनी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी एंड हैज बीन इफेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, एनी पर्सन acquiring such property or any part of a share or interest in such property shall be deemed to have notice of such instrument as from the date of the registration। जो डेट थी उसकी रजिस्ट्रेशन की, उसी डेट से ये माना जाएगा कि उस पर्सन के पास नोटिस था। where the property is not at all situated in one sub-district where registered instrument has been registered under subsection 2 of section 30 of the Indian Registration Act from the earliest date on which any memorandum of such registered इंस्ट्रूमेंट हैज बीन फाइल्ड बाय एनी सब रजिस्ट्रार, या फिर जो पहले दिन जो सब रजिस्ट्रार के पास वो रजिस्टर्ड जो डॉक्यूमेंट है उसका मेमोरेंडम जो फाइल किया गया उस तारीख से ये माना जाएगा कि उस पर्सन के पास नोटिस था। प्रोवाइडेड दैट द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रजिस्टर्ड एंड वो जो रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड इन अ मैनर जो कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है। द इंस्ट्रूमेंट और मेमोरेंडम वो ड्यूली एंटर किया गया या ड्यूली फाइल किया गया एज द केस में बी इन द बुक्स केप्ट अंडर सेक्शन 51 ऑफ दैट एक्ट, and that the particulars जो थे regarding the transaction to which the instrument relates वो correctly enter किए गए in the index kept under the section 55 of that act। explanation 2 क्या बात करता है? any person acquiring any immovable property या कोई भी share या interest in such property shall be deemed to have notice of the title। तो जो भी person उसमें interest acquire कर रहे हैं, अगर मान लो वो अक्वायर कर रहे हैं ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट, तो वो उनके पास ऐसा माना जाएगा कि उनको पता था कि कोई पर्सन जो एक्चुअल पोजेशन में है उस वक्त, अगर कोई पर्सन पोजेस करके बैठा है उस प्रॉपर्टी को, तो उनको पता होना चाहिए कि उस पर्सन का उस प्रॉपर्टी के रिलेशन में क्या टाइटल है। तो ऐसा माना जाएगा कि उस पर्सन के पास वो नोटिस था कि जो पोजेसर है उसका एग्जैक्ट क्या टाइटल है उस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में। एक्सप्लेनेशन 3 क्या बात करता है? अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव हैड नोटिस ऑफ एनी फैक्ट इफ हिज एजेंट एक्वायर्स नोटिस देयरऑफ। अब अगर एजेंट के पास उस चीज की नॉलेज है, एजेंट के पास नोटिस है, तो ऐसा माना जाएगा कि प्रिंसिपल के पास भी वो नॉलेज थी। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि while that agent was acting in the course of his business, ठीक है, तब वो नॉलेज अगर उसके पास आई है देन इट विल बी डीम्ड कि उस प्रिंसिपल के पास भी, उस पर्सन के पास भी वो नॉलेज थी। प्रोवाइडेड दैट इफ द एजेंट फ्रॉड्यूलेंटली कंसील्स द फैक्ट,
अगर वो एजेंट फ्रॉड्यूलेंटली कंसील कर ले जाते हैं वो फैक्ट को अपने प्रिंसिपल से, देन द प्रिंसिपल शैल नॉट बी चार्ज विद नोटिस देयरऑफ एज अगेंस्ट एनी पर्सन हु वाज द पार्टी टू और अदरवाइज कॉग्निजेंट ऑफ द फ्रॉड। फिर प्रिंसिपल की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, ऐसा नहीं माना जाएगा कि उनके पास नोटिस था, क्योंकि उसने फ्रॉड्यूलेंटली कंसील किया एजेंट ने उससे। Section 4. Enactments relating to contracts to be taken as part of Contract Act and supplemental to Registration Act. अब जो भी ये जो chapters हैं and sections हैं of this act which relate to contracts, वो ऐसा माना जाएगा कि वो Indian Contract Act के ही part है, ठीक है। एंड सेक्शन 54 पैराग्राफ 2 एंड 3 ऑफ सेक्शन 59, 107 एंड 123 शैल बी रेड एज सप्लीमेंटल टू द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? हमने पहले भी देखा, हमने पहले क्या देखा कि अगर ये सेक्शन 54 कहीं पे अप्लाई हो रहा है, या पैराग्राफ 2 एंड 3 ऑफ 59 अप्लाई समवेयर, या 107 एंड 123, अगर ये 4 सेक्शंस कहीं पे अप्लाई हो रहे हैं, देन इट इज मैंडेटरी कि वहां पे रजिस्ट्रेशन एक्ट भी अप्लाई हो रहा होगा। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्यों इनको सप्लीमेंटली रीड करना है रजिस्ट्रेशन एक्ट से? ये इसीलिए किया गया है क्योंकि सेक्शन 54 टॉक्स अबाउट व्हाट? सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि बोलता है रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। देन सेक्शन 59 टॉक्स अबाउट व्हाट? मॉर्टगेज, सर्टेन मॉर्टगेजेस भी रजिस्टर्ड होने चाहिए। सेक्शन 107 टॉक्स अबाउट व्हाट? लीज, एंड हमें पता है कि लीजेस अबव 1 ईयर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है उनका। सेक्शन 123 टॉक्स अबाउट व्हाट? गिफ्ट, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। तो इसीलिए इन प्रोविजंस के साथ साथ रजिस्ट्रेशन एक्ट तो अप्लाई होगा ही होगा। सो दैट इज व्हाई दीज प्रोविजंस शैल बी रेड एज सप्लीमेंटल टू द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका लॉजिक पता होना बहुत जरूरी है। अब जब आपको पता चल गया कि इन प्रोविजंस में स्पेसिफिकली रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो रहा है, then obviously registration act will have to apply if these provisions are applied over there. That is why these provisions are read in supplementally, है ना, they are read in a supplemental way to the registration act. Chapter 2, अब आ जाते हैं चैप्टर 2 पे, विच डील्स विद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। अब ये चैप्टर अप्लाई होता है बीट इमूवेबल प्रॉपर्टी बीट मूवेबल सब पे, ठीक है। सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट व्हाट? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड इन द फॉलोइंग सेक्शंस। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन, एक लिविंग पर्सन कन्वे कर रहे हैं प्रॉपर्टी टू अनदर लिविंग पर्सन इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। अब यहाँ पे ये जो इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर है ना, ये प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में नहीं बोला गया है, ये बोला गया है ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में, कि चाहे आज आप ट्रांसफर कर रहे हो या चाहे आप फ्यूचर में ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन प्रॉपर्टी प्रेजेंट में होनी चाहिए, ठीक है। टू वन और अदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ। अब यहाँ पे और टू हिमसेल्फ क्यों बोला है? हिमसेल्फ मतलब डिफरेंट कैपेसिटी में हो सकता है खुद को ट्रांसफर करना। जैसे वो पर्सन, एक तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी एक्ट करके ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी टू सम ट्रस्ट जिसके वही ओनर है, तो अब वो डिफरेंट कैपेसिटी में खुद को ट्रांसफर कर रहे हैं। सो दैट विल ऑल्सो वेरी वेल बी अ ट्रांसफर अंडर सेक्शन 5 ऑफ द टीपीए, ठीक है। और टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, या फिर किसी अपने आप को एंड एक दो और लोगों को। एंड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज टू परफॉर्म सच एक्ट। इन दिस सेक्शन लिविंग पर्सन इंक्लूड्स अ कंपनी, कंपनी भी आती है लिविंग पर्सन में, एसोसिएशन or body of individuals whether incorporated or not, but nothing herein contained shall affect any law for the time being in force in relating to transfer of property to or by companies, associations or bodies of individual। इनका आपस में जो ट्रांसफर है उससे डील नहीं करती, लेकिन जो लिविंग पर्सन के अंदर क्या फॉल करेगा, कंपनी हो चाहे एसोसिएशन हो चाहे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, उनपे ये अप्लाई होगी। लेकिन कोई ऐसा स्पेशल लॉ है जो गवर्न करता है ट्रांसफर्स विद इन कंपनीज या फिर एसोसिएशंस या बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल्स, उनपे दैट डज नॉट अप्लाई एंड उनको वो अफेक्ट नहीं करेगा। कोई स्पेशल लॉ है दैट गवर्न्स द ट्रांसफर बिटवीन दोस कंपनीज, एसोसिएशंस और बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल, दैट विल नॉट बी अफेक्टेड। बट अदरवाइज यहाँ पे लिविंग पर्सन की कैटेगरी में क्या फॉल करेगा, कंपनी भी आएगी, एसोसिएशन भी आएगी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बी इट इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, एवरीथिंग विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ लिविंग पर्सन, ये जो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। ये बहुत बार डेफिनेशन पूछी जाती है कि लिविंग पर्सन की डेफिनेशन में क्या क्या फॉल करता है अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सो कीप इट इन माइंड कि कंपनी, एसोसिएशन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल डज form the part of living person under the transfer of property act. Now coming to section number 6,
व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पे हेडिंग देख के आपको लगेगा यहाँ पे ये बताया गया है कि क्या एग्जैक्टली ट्रांसफर किया जा सकता है, रादर यहाँ पे क्या बताया गया है, लेकिन क्या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। यहाँ पे वो एक्सेप्शंस ही दिए गए हैं कि क्या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, ये एग्जैक्टली बताया गया है यहाँ पे। The chance of an heir apparent succeeding to an estate, the chance of relation obtaining a legacy on the death of a kinsman or any other mere possibility of a like nature cannot be transferred। अब कोई पर्सन ए है, उसको ये लगता है कि मैं तो सोल एयर हूं, ठीक है, मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो मेरे जो पेरेंट्स की है ना, जो मेरे पापा की जो आगे प्रॉपर्टी है वो मेरे पास ही तो आने वाली है, तो मैं पहले ही उसने सेल कर दी वो प्रॉपर्टी। लेकिन दैट इज स्पेस सक्सेशनिस, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस सक्सेशनिस। अब वो प्रॉपर्टी अभी एक्चुअली में उसके पास आई नहीं है, ये सिर्फ एक सस्पिशन है उसको, मतलब एक उसको लग रहा है, ऐसा चांस है कि उसके पास वो प्रॉपर्टी आएगी, अभी वो प्रॉपर्टी अक्रू हुई नहीं है उसके पास, तो क्या वो ट्रांसफर कर सकता है पहले ही अपनी प्रॉपर्टी को? सो दैट कैन नॉट बी डन एंड वो ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड हियर कि एक चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट, उस बेसिस पे ट्रांसफर कैन नॉट बी मेड। ये जो सेकंड पॉइंट है दैट स्टेट्स द चांस ऑफ अ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लेगेसी ऑन द डेथ ऑफ अ किन्समैन। अब मान लो उसके पापा ने विल वसीयत बना दी उसके नाम पे, लेकिन अभी उनकी डेथ नहीं हुई है, एंड वो क्या कहता है कि अब तो वसीयत बन गई है, डेथ वगैरह को देखा जाएगा बाद में, उसने ट्रांसफर कर दी वो प्रॉपर्टी। क्या वो कर सकता है? वो नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि वो जब तक थे, है ना, वो कोई नई विल बना देते, दोबारा से विल बना देते, ठीक है। तो ड्यू टू ऑल दीज इंस्टांसेस, ड्यू टू द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व, ये जो ट्रांसफर्स हैं दे आर नॉट वैलिड, क्योंकि ये जो मियर पॉसिबिलिटी है, ये अभी एक्चुअल में इंटरेस्ट अक्रू हुआ नहीं है, इट इज अ मियर पॉसिबिलिटी, that is why it cannot be transferred. A mere right of re-entry for breach of a condition subsequent cannot be transferred to anyone except the owner of the property. This is a very important point and बहुत बार इसमें confusion होता है, इसको बहुत ध्यान से समझो। इसमें क्या बोला जा रहा है कि अब जैसे मान लो ए ने प्रॉपर्टी बी को दी एंड उसने बोला कि ये जो पेड़ है मेरे दादाजी ने लगाया था और इसको मत तुम उखाड़ना, इस पेड़ को, मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूं, डू नॉट कट दिस ट्री, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, एंड अगर तुमने ये काटा ट्री तो मैं ये प्रॉपर्टी तुमसे वापस ले लूंगा, तो मतलब वो क्या कर लेगा, री एंटर कर जाएगा उस प्रॉपर्टी में। तो उसका कौन सा राइट है, राइट टू री एंट्री। क्या ये कोई और पर्सन कल को अगर वो अपनी कंडीशन को वो ब्रीच करता है, क्या कोई थर्ड पार्टी उसमें री एंटर कर सकती है? री एंटर का क्या मतलब है, कोई पर्सन ऑलरेडी वहां पे था, अब दोबारा उसकी एंट्री होगी वहां पे, है ना। तो ये इस तरीके से समझो, तो ये राइट सिर्फ ओनर के पास है कि अगर उसने वो ब्रीच की कंडीशन, तो दैट ओनर विल देन अगेन री एंटर इनटू द प्रॉपर्टी एंड उसके पास वो राइट रहेगा री एंट्री का। क्या वो री एंट्री का राइट आगे ट्रांसफर किया जा सकता है टू सम अदर पर्सन? नो, क्योंकि वो स्पेशली किसके पास अवेलेबल था, वो सिर्फ ओनर के लिए स्पेसिफिक वो राइट है, दैट कैन नॉट बी फर्दर ट्रांसफर्ड। एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। अब मान लो ये डोमिनेंट हेरिटेज है, ये सर्वियंट हेरिटेज है, अब मान लो ये राइट टू वे है, ठीक है, ये राइट टू वे है। अब ये जो है यहां पे कोई और प्रॉपर्टी है, बी की प्रॉपर्टी है, ये ए की प्रॉपर्टी है। अब ये राइट टू वे जो है, क्या ये अलग से ट्रांसफर किया जा सकता है किसी और पर्सन को? ये ऑब्वियसली इस डोमिनेंट हेरिटेज के साथ ही तो ये राइट टू वे जाएगा ना, क्योंकि रोज ए यहां से ही तो आएगा अपने घर के अंदर। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि दिस ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। अगर ये डोमिनेंट हेरिटेज ट्रांसफर होगा कल को सी के पास, तब ये राइट ईजमेंट का उसके पास जाएगा, अदरवाइज ये राइट नहीं जा सकता किसी और थर्ड पर्सन के पास सिंगल हैंडेडली। An interest in property restricted in its enjoyment to the owner personally cannot be transferred by him। अब कोई ऐसा इंटरेस्ट जो कि रेस्ट्रिक्टेड था उस ओनर के पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, उस पर्सन को पर्सनली वो राइट दिया गया था टू एंजॉय, तो क्या वो किसी और पर्सन को उस चीज को ट्रांसफर कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते।
क्योंकि दैट वाज रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डीडी, ये 1929 में ऐड किया गया था। अ राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इन व्हाटसोएवर मैनर अराइजिंग सिक्योर्ड और डिटरमाइंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अब कोई राइट है फ्यूचर मेंटेनेंस का, कि फ्यूचर में मेंटेन किया जाएगा, इट इज स्टिल अ राइट एंड नॉट एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन, है ना। वो राइट है फ्यूचर में मेंटेन करने का, तो क्या वो आज ही ट्रांसफर किया जा सकता है? इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अ मियर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। सिर्फ एक राइट है टू सू, क्या वो ट्रांसफर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो अनसर्टेन है। इट इज नॉट डेफिनेट अमाउंट, इट इज अनसर्टेन, इट इज इनडेफिनेट। ठीक है, a public office cannot be transferred nor can the salary of a public officer whether before or after it has become payable। क्या कोई पब्लिक ऑफिस है, कल को कोई आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है यूपीएससी ट्रेडमार्क एग्जामिनर का, एंड पर्सन बिकम्स ट्रेडमार्क एग्जामिनर, तो क्या वो ये बोल सकते हैं कि मैं ये अपनी पोजीशन किसी और पर्सन को ट्रांसफर करना चाहता हूं? सो दैट कैन नॉट बी डन। ना ही सैलरी किसी पर्सन को ट्रांसफर की जा सकती है कि ये सैलरी मुझे नहीं, मैं आगे इनको ट्रांसफर कर रहा हूं कि ये सैलरी इनको मिला करेगी। This cannot be done. Stipends allowed to military, naval, air force and civil pensioners of government and political pensions cannot be transferred। क्या वो अपना right to take pension वो ट्रांसफर कर सकते हैं आगे, जो उनको स्टाइपेंड आता है मिलिट्री, नेवल या एयरफोर्स से? That also cannot be transferred. No transfer can be made in so far as it is opposed to the nature of the interest affected thereby or for an unlawful object or consideration within the meaning of section 23 of the Indian Contract Act or to a person legally disqualified to be a transferee। अब ऐसे ट्रांसफर्स भी वर्ड हैं जो कि ट्रांजैक्शन के नेचर को ही अपोज कर देगा, ऐसा कोई ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, जो हम सेक्शन 23 में पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, कि वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है या जो डिफीट करता है प्रोविजंस ऑफ द लॉ को, ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अनलॉफुल नेचर के होते हैं। तो सिमिलरली ऐसे कोई ट्रांसफर यहाँ पे नहीं किए जा सकते, या कोई ऐसा ट्रांसफर टू अ पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड टू बी अ ट्रांसफरी, उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता इस एक्ट के अंदर भी। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज अ टेनेंट हैविंग एन अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, द फार्मर ऑफ एन एस्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिफॉल्ट हैज बीन मेड इन पेइंग रेवेन्यू or the lessee of an estate under the management of a court of watch to assign his interest as such tenant, farmer or lessee। वो आगे के अपना इंटरेस्ट असाइन कर सकते हैं जो खुद डिफॉल्ट में है, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, सेक्शन 7, पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। अब ये बताता है कि कौन से पर्सन हैं जो कॉम्पिटेंट होते हैं टू ट्रांसफर। एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर एंड इंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे टीपीए के अंदर भी अगर हमें देखनी है कॉम्पिटेंसी, तो वो कॉम्पिटेंसी कहां से ड्रॉ की जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से। तो कौन से पर्सन को माना जाएगा कॉम्पिटेंट? इस एक्ट के अंदर भी ऐसा पर्सन ट्रांसफरर वही बन सकता है जो कि कॉम्पिटेंट है एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, साउंड माइंड का है, मेजर है। ठीक है, सारी जो क्वालिफिकेशंस चाहिए अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ वो यहाँ पे भी पूरे होने चाहिए। ठीक है, और ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ईदर होली और इन पार्ट and either absolutely or conditionally in the circumstances to the extent and in the manner allowed and prescribed by any law for the time being in force। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 8 पे, which talks about operation of transfer। Unless a different intention is expressed or necessarily implied, a transfer of property passes forthwith to the transferee all the interest which the transferor is then capable of passing in the property and in the legal incidents thereof। आज अगर ए पर्सन अपनी प्रॉपर्टी बी पर्सन के नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो भी राइट्स उनके अक्रू हो रहे हैं, जो भी उनका इंटरेस्ट था उस ए प्रॉपर्टी के अंदर, वो एब्सोल्युटली दूसरे पर्सन के पास चला जाएगा। ठीक है, जितने भी राइट्स उनके थे उस प्रॉपर्टी को लेकर के, जितने भी लीगल इंसिडेंट्स अराइज होते थे, वो सारे के सारे राइट्स दूसरे पर्सन के पास चले जाएंगे। सच इंसिडेंट्स इंक्लूड वेयर द प्रॉपर्टी इज द लैंड। अगर मान लो लैंड था वो, तो उसका जो ईजमेंटरी राइट था, जो राइट टू वे था, वो भी साथ में चला जाएगा। द ईजमेंट्स एनेक्स्ड देयर टू द रेंट्स और प्रॉफिट्स जो उसमें से आने थे,
वो भी चले जाएंगे, है ना। जो पास्ट वाले की बात नहीं की जा रही है, लेकिन जिस दिन ट्रांसफर हुआ उसके बाद अगर वो प्रॉपर्टी में से कोई भी रेंट अक्रू होता है तो वो उन्हीं के पास चला जाएगा जिनको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है। एंड ऑल द थिंग्स अटैच टू द अर्थ, एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज मशीनरी अटैच टू द अर्थ, तो वो जो सारे मूवेबल पार्ट्स हैं, है ना, तो वो सारे भी उनके पास चले जाएंगे। एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज अ हाउस, तो उसके ईजमेंट्स हो गए, रेंट जो आएगा उसमें से, लॉक्स हो गए, उसके कीज हो गए, बार्स हो गए, डोर्स, विंडोज। क्योंकि अदरवाइज तो अगर ये सारी चीजें एक्सप्लेन करके यहाँ पे ना बताई जाए तो पर्सन क्या करेगा कि मैंने तो सिर्फ आपसे घर की बात की थी और वो सारे डोर्स और विंडोज हटा हटा के वहां से ले गए और कि अब आप ये खाली मकान रख लीजिए, और सारे दरवाजे वगैरह सब उन्होंने निकाल लिया। तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफाइन की प्रॉपर्टी के साथ क्या क्या जाएगा। प्रॉपर्टी के साथ वहां के लॉक्स, कीज, डोर्स, विंडोज, अदर थिंग्स जो कि परमानेंट यूजेज के लिए थी वो सब साथ में ही ट्रांसफर होंगी। एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज अ डेट और अदर एक्शनेबल क्लेम, तो द सिक्योरिटीज देयरफॉर एक्सेप्ट वेयर दे आर आल्सो फॉर अदर डेट्स और क्लेम्स नॉट ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी बट नॉट अरियर्स ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड बिफोर द ट्रांसफर। बिफोर द ट्रांसफर कोई अगर अरियर्स अक्रू हुए थे वो नहीं ट्रांसफर होंगे, लेकिन आफ्टर द ट्रांसफर जो सारी चीजें हैं वो ट्रांसफर्ड मानी जाएंगी। एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज मनी और अदर प्रॉपर्टी यील्डिंग इनकम, द इंटरेस्ट जो से अक्रू होगा आफ्टर द इंटरेस्ट टेक्स आफ्टर द ट्रांसफर टेक्स इफेक्ट विल ऑल्सो बी गॉन। ओरल ट्रांसफर, अब सेक्शन 9 क्या बोलता है कि एक जो ट्रांसफर है प्रॉपर्टी के रिलेशन में वो विदाउट राइटिंग भी किया जा सकता है इन एवरी केस इन विच राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ। जहां पे भी एक्सप्रेसली ये नहीं लिखा गया कि राइटिंग रिक्वायर्ड है वहां पे ओरल ट्रांसफर वैलिड है। दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड अंडर सेक्शन नंबर 9। सेक्शन 10 क्या बोलता है? नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, तो बहुत ध्यान से इस प्रोविजन को हमें देखना है। सेक्शन 10 किस बारे में बात करता है? where property is transferred subject to a condition or limitation absolutely restraining the transferee or any person claiming under him from parting with or disposing of his interest in the property। अब क्या किया जा रहा है? प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर की जा रही है बाय ए टू बी, बट किस कंडीशन के साथ की जा रही है प्रॉपर्टी ट्रांसफर की? आप आगे नहीं बेच सकते इस प्रॉपर्टी को। एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन कर दिया उस पर्सन को आगे बेचने से प्रॉपर्टी। तो क्या ये अलाउड है? दिस इज नॉट अलाउड। ट्रांसफर तो वैलिड हो जाएगा, ट्रांसफर तो हो जाएगी प्रॉपर्टी, लेकिन ये जो कंडीशन आपने लगाई इसको वॉइड माना जाएगा। ठीक है, इसको प्रॉपरली वॉइड माना जाएगा एंड इस तरीके से वो ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी जैसे कि ऐसी कोई भी कंडीशन कभी इंपोज हुई ही नहीं उस पे, एंड दैट पर्सन विल बी एबल टू ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी फर्दर, विल बी एबल टू एलियनेट दैट प्रॉपर्टी फर्दर, क्योंकि रेस्ट्रेन नहीं किया जा सकता एलियनेशन को एब्सोल्युटली। पार्शियल रेस्ट्रेंट इज अलाउड बट एब्सोल्युटली रेस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी फ्रॉम एलियनेटिंग द प्रॉपर्टी फर्दर इज नॉट अलाउड। ठीक है, द कंडीशन और लिमिटेशन इज वॉइड, वो जो कंडीशन है वो अपने आप में वॉइड हो जाएगी एक्सेप्ट इन द केस ऑफ लीज। अब यहाँ पे दो एक्सेप्शंस दिए गए हैं। पहला एक्सेप्शन है लीज के केस में। अब लीज के केस में अगर मैं प्रॉपर्टी किसी को लीज पे दे रही हूं तो ऑब्वियसली आई विल एक्सपेक्ट ना कि वो पर्सन आगे उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ना करें, तो वो वहां पे अलाउड है ये। एंड दूसरी कंडीशन कहां पे अलाउड है? ट्रांसफर्ड टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ अ वुमेन नॉट बीइंग अ हिंदू, मोहम्मदन और बुद्धिस्ट। तो कौन बची? क्रिश्चियन, है ना। तो क्रिश्चियन वुमेन के फेवर में वो प्रॉपर्टी इस तरीके से ट्रांसफर की जा सकती है इस कंडीशन को लगाते हुए कि वो आगे उस पर्सन, वो जो विमेन है वो आगे उस प्रॉपर्टी को एलियनेट नहीं कर सकती। ये ऐसा क्यों किया जाता था पहले? ऐसा इसीलिए किया जाता था क्योंकि बहुत बार उनसे इन्फ्लुएंस में विमेन से आगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा दी जाती थी और वो जो एक्चुअल में डिजर्व करती थी, जिनको एक्चुअल में वो राइट दिया गया था, वो उसका बेनिफिट नहीं ले पाती थी। तो इसीलिए दिस प्रोविजन वाज केप्ट। ठीक है, सो दैट शी शैल नॉट हैव पावर ड्यूरिंग हर मैरिज टू ट्रांसफर और चार्ज द सेम और हर बेनिफिशियल इंटरेस्ट देयरइन। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता था कि शादी के बाद इन लॉज वगैरह के प्रेशर में आकर के ताकि वो आगे ट्रांसफर ना कर दें उस प्रॉपर्टी को, देयरफॉर दिस प्रोविजन वाज केप्ट। अब हिंदू, मोहम्मदन और बुद्धिस्ट को यहाँ पे क्यों इंक्लूड नहीं किया गया? क्योंकि इनके लिए सेपरेट प्रोविजंस इनके पर्सनल लॉज में इस रिस्पेक्ट में दिए गए हैं। सो दैट इज वाई यहाँ पे कोई एक्सप्रेस मेंशन इसका रिक्वायर्ड नहीं था। सेक्शन 11 पे आ जाते हैं, रेस्ट्रिक्शन रेपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड।
दिस अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन एंड इसमें एक केस है तुल्क वर्सेस मोक्से का, दैट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एक्सेप्शन टू दिस पर्टिकुलर प्रोविजन एंड सेक्शन 17 भी इसका एक्सेप्शन है। तो ये प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए अलग से कि तुल्क वर्सेस मोक्से एंड सेक्शन 17 एक्ट्स एज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन नंबर 11। अब ये बात क्या करता है सेक्शन नंबर 11? Restriction repugnant to interest created, where on a transfer of property an interest therein is created absolutely in favor of any person, किसी person के favor में absolutely एक interest create किया गया, but the terms of the transfer direct that such interest shall be applied or enjoyed by him in a particular manner, he shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there were no such direction। अब आप उस पर्सन को इंजॉयमेंट डिक्टेट कर रहे हो कि वो किस तरीके से इंजॉय कर सकता है मैनर में प्रॉपर्टी, ठीक है? तो दैट इज रेपग्नेंट, यू आर रेस्ट्रेनिंग द इंजॉयमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर होती है एब्सोल्यूटली, आप डिक्टेट नहीं कर सकते कि किस मैनर में उसको एंजॉय किया जाएगा प्रॉपर्टी को। लेकिन यहां पे एक्सेप्शन कैसे अराइज हुआ, ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है इसी में से वो केस, इसी का वो केस था, ठीक है? मतलब उस केस में भी क्या हुआ कि उसने ये बोला कि आप प्रॉपर्टी को एंजॉय करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज आप ऐसी कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट मत करना जिससे जो लाइट आ रही है वो हमारे पास ना आए, क्योंकि दो प्रॉपर्टीज हैं, दे आर एडजेसेंट, ठीक है? ये प्रॉपर्टी उन्होंने बेच दी, ठीक है? जो साथ वाली प्रॉपर्टी थी उन्होंने बोला कि आप उसमें ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन मत करना जिससे जो लाइट दूसरी प्रॉपर्टी में आ रही है वो ना आ पाए, ठीक है? तो इसीलिए इस कंडीशन को माना गया था कि ये कंडीशन इम्पोज की जा सकती है, क्योंकि ये किस लिए इम्पोज की जा रही है, बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए इम्पोज की जा रही है ऑफ एनदर पीस ऑफ सच प्रॉपर्टी, है ना? क्योंकि वो एडजेसेंट नेचर की प्रॉपर्टीज थी एंड एक तरीके से वो एक बिगर प्रॉपर्टी थी जिसके दूसरे पार्ट के एंजॉयमेंट के लिए ये जरूरी था कि पहले पार्ट में कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन ना किया जाए। तो where any such direction has been made in respect of one piece of immovable property for the purpose of securing the beneficial enjoyment of another piece of such property, अब ये कंडीशन क्यों इम्पोज की जा रही थी, ताकि दूसरे पीस ऑफ द प्रॉपर्टी को बेनिफिशियली एंजॉय किया जा सके। Then nothing in this section shall be deemed to affect any right which the transferor may have to enforce such direction or any remedy which he may have in respect of such breach thereof। तो ऐसी कंडीशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, ये कंडीशन वेरी वेल इज वैलिड, ठीक है? दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड अंडर सेक्शन 11। अब ये सेक्शन 11 सेक्शन 17 का एक्सेप्शन, सेक्शन 17 सॉरी सेक्शन 11 का एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि वो बात करता है डायरेक्शन फॉर एक्युमुलेशन की। वो बोलता है कि कितने टाइम तक के लिए जो चीजें हैं वो एक्युमुलेट की जा सकती है, जो प्रॉपर्टी है वो एक्युमुलेट की जा सकती है, उसमें से निकली हुई इनकम, ठीक है? लेकिन ये बोलता है, रेस्ट्रिक्ट करता है ये सेक्शन 11 की आप ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं कर सकते विच इज रेपग्नेंट टू द इंटरेस्ट क्रिएटेड। बट फर्दर जब हम सेक्शन 17 देखेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से वो जो कंडीशन है दैट इज वेरी वेल वैलिड। तो ये बस आपको अभी के लिए याद रखना है कि सेक्शन 17 एक्ट्स एज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन नंबर 11। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 12, कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलियनेशन। अब यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई जा रही है कि अगर जिस पर्सन को ये प्रॉपर्टी दी जा रही है अगर वो इंसॉल्वेंट हुए तो प्रॉपर्टी हमारे पास वापस आ जाएगी, या फिर अगर उन्होंने आगे ट्रांसफर करने की कोशिश की उस प्रॉपर्टी को तो हमारे पास प्रॉपर्टी वापस आ जाएगी। तो क्या ऐसी कंडीशन लगाई जा सकती है? ऐसी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं लगाई जा सकती है ना। दिस कंडीशन कैन नॉट बी अप्लाइड। दिस कंडीशन इज व्हाट, मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल ऑन व्हाट फैक्टर्स, ऑन इंसॉल्वेंसी या फिर अटेम्प्टेड एलियनेशन। So where property is transferred subject to a condition or limitation making any interest therein reserved or given to or for the benefit of any person to seize on his becoming insolvent। आप ये बोल रहे हो कि वो इंटरेस्ट ही सीज कर जाएगा on that person becoming insolvent, या फिर और endeavoring to transfer or dispose of the same, such condition or limitation is void in itself। लेकिन ये किस कंडीशन में ये जो एक्सेप्शन के तरीके एक्ट करेगा? लीज की कंडीशन में। लीज के कंडीशन में यू कैन वेरी वेल से कि अगर वो पर्सन जिसको आपने लीज पे, मैंने कल मान लो बी को लीज पे दी प्रॉपर्टी, आज वो इंसॉल्वेंट हो गए, तो मैं उनपे ये कंडीशन तो अप्लाई कर सकती हूँ ना कि अगर आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे तो ये प्रॉपर्टी मेरे पास वापस आ जाएगी, क्योंकि मैंने उनको लीज में जो प्रॉपर्टी दी है तो उन्होंने मेरे साथ अग्री किया कि हम आपको ईयरली इतना उसका रेंट देंगे,
लेकिन अब जब मुझे दिख रहा है कि दैट पर्सन हैज गॉन इनसॉल्वेंट, तो अब वो मेरा रेंट नहीं दे पाएंगे, देन ऑब्वियसली आई कैन अप्लाई दिस कंडीशन इन माई ओन फेवर for my own benefit. So this can be done. Nothing in this section applies to a condition in a lease for the benefit of the lessor or those claiming under him. So then इस केस में, लीज के केस में, दिस कैन वेरी वेल टेक प्लेस, ठीक है, ये वेरी वेल बी अलाउड. लेकिन अदरवाइज this condition making interest determinable on insolvency or attempted alienation is void in itself. Section 13, transfer for benefit of unborn person. अब सेक्शन 5 का ये एक्सेप्शन है, सेक्शन 13, क्योंकि सेक्शन 5 हमें क्या बोलता था, ट्रांसफर हो सकता है बिटवीन लिविंग पर्सन ओनली. लेकिन यहाँ पे सेक्शन 13 अलाउ कर रहा है कि आप अनबॉर्न पर्सन को भी ट्रांसफर कर सकते हो प्रॉपर्टी. लेकिन वो किस तरीके से की जा सकती है यह अभी हम देखेंगे. लेकिन आपको ये क्लियर होना है कि सेक्शन 13 इन सम वे और द अदर एक्ट्स एज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन नंबर 5. तो where on a transfer of property and interest therein is created for the benefit of a person not in existence at the date of the transfer. अब मान लो A है, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है B को जो कि अनबॉर्न है, तो वो किस तरीके से इस अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं. पहले उनको एक लाइफ इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा किसी के फेवर में. सी के फेवर में उन्होंने अगर लाइफ इंटरेस्ट बना दिया कि जब तक सी जिंदा है तब तक सी के पास ये रहेगी प्रॉपर्टी. फिर उसके बाद जैसे ही बी बॉर्न हुआ, देन दैट प्रॉपर्टी विल गो टू बी. ठीक है, आफ्टर हिज डेथ द प्रॉपर्टी विल समहाउ गो टू बी. लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि सी के रहते रहते, जब सी के लाइफ टाइम में बी का बॉर्न होना जरूरी है, बी का एग्जिस्टेंस में आना जरूरी है. इवन अगर वो वोम में भी आ गए हैं, दैट इज फाइन, तो इंटरेस्ट उन पे आ जाएगा आगे फर्दर. ठीक है, so this is a very important point that you need to see. Where on transfer of property an interest therein is created for the benefit of a person not in existence at the date of the transfer, subject to a prior interest created by the same transfer, the interest created for the benefit of such person shall not take effect unless it extends to the whole of the remaining interest. अब यहाँ पे ये क्या बोला जा रहा है कि ये जो इन्होंने सी को लेकर के तो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया, लेकिन आगे जब ये अनबॉर्न पर्सन को अगर ये प्रॉपर्टी दी जाएगी ना, तो फिर ये एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाएगा. फिर आप कुछ रख नहीं सकते हो उसमें से. आपको फिर जो इंटरेस्ट अनबॉर्न पर्सन को जो आपने ट्रांसफर करना है वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जाएगा अनबॉर्न पर्सन के पास. इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज द ओनर टू बी. उसने प्रॉपर्टी जिसका वो ओनर था उसको किसको ट्रांसफर किया, बी को. इन ट्रस्ट फॉर ए एंड हिज इंटेंडेड वाइफ सक्सेसफुली फॉर देयर लाइव्स. और इनको वो सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट ग्रांट किया. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द सर्वाइवर फॉर द एल्डेस्ट सन ऑफ द इंटेंडेड मैरिज फॉर लाइफ एंड आफ्टर हिज डेथ फॉर एज सेकेंड सन. अब एक आफ्टर द डेथ ऑफ द सर्वाइवर फॉर द एल्डेस्ट सन ऑफ द इंटेंडेड मैरिज फॉर लाइफ, यहां पे सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है एल्डेस्ट सन को, एंड आफ्टर हिज डेथ ए के सेकेंड सन को. तो इंटरेस्ट सो क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एल्डेस्ट सन नहीं लेगा इफेक्ट में. क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा है. दैट डज नॉट एक्सटेंड टू द होल ऑफ एज रिमेनिंग इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी. ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि अगर अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर की जाएगी प्रॉपर्टी आफ्टर द क्रिएशन ऑफ लाइफ इंटरेस्ट टू सम अदर पर्सन, तो फिर वो एब्सोल्यूटली जाएगी उस पर्सन के पास. अनबॉर्न पर्सन को आप पार्शियल नेचर का इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप उस पे लाइफ इंटरेस्ट उसको नहीं दे सकते, और फर्दर आप आगे बोल रहे हो कि ए के सेकेंड सन को फिर फर्दर प्रॉपर्टी जाएगी. दिस कैन नॉट बी डन. जो अनबॉर्न पर्सन है उनको एब्सोल्यूट नेचर में ही प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड. Section 14, rule against perpetuity. No transfer of property can operate to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more persons living at the date of such transfer and the minority of some person who shall be in existence at the expiration of that period. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कब तक के लिए प्रॉपर्टी को रेस्ट्रिक्ट करके रखा जा सकता है. रूल अगेंस्ट परपेचुटी में ये बोला जाता है कि अगर ए है, हमने देखा कि बीच में सी को लाइफ इंटरेस्ट दिया, फिर फाइनली बी जो अनबॉर्न पर्सन थे उनके पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई एब्सोल्यूट नेचर से. तो कब तक के लिए उस प्रॉपर्टी को रोका जा सकता है? या तो इसकी लाइफ टाइम तक के लिए रोका जा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा
ये जो बी है जब तक मेजर नहीं हो जाते तब तक के लिए उस प्रॉपर्टी को रोका जा सकता है, उसके बाद तो ये प्रॉपर्टी इनके पास आएगी ही आएगी, और इससे ज्यादा टाइम तक के लिए प्रॉपर्टी को रोका नहीं जा सकता। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज टू टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन। अगर मान लो एक से ज्यादा पर्सन को लाइफ इंटरेस्ट दिया था तो उनकी लाइफ टाइम से ज्यादा तो नहीं किया जा सकता, लिविंग एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, एंड माइनॉरिटी ऑफ सम पर्सन हु शैल बी इन एग्जिस्टेंस, ये जो इनकी माइनॉरिटी से ज्यादा, ये जब मेजर हो गए उसके बाद फिर इंटरेस्ट इनको चला जाएगा। दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड अंडर सेक्शन नंबर 14। ठीक है, यहाँ पे प्लीज नोट डाउन वन मोर केस, सेक्शन 14 के अंदर वन मोर केस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाइट बी वर्सेस मिचेल। इसमें क्या बोला गया था, इसमें क्या हुआ, इसमें अगर मान लो उन्होंने बोला ए ने कि आई ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू माई ग्रैंडसन एंड देन फर्दर टू हिज सन, जो कि ग्रैंडसन भी उसके अनबॉर्न है एंड फर्दर जो उनके आगे सन है वो भी अनबॉर्न है, तो क्या ऐसा किया जा सकता है? दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, फिर प्रॉपर्टी टाइड अप रहेगी फॉर टू लॉन्ग एंड इट वायलेट्स द प्रिंसिपल अगेंस्ट रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग। ठीक है, तो लॉ वांट्स टू वेस्ट प्रॉपर्टी विद इन अ रीजनेबल टाइम। उन्होंने, लॉ ने अलाउ किया कि आप ट्रांसफर करो प्रॉपर्टी टू अनबॉर्न पर्सन, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप फर्दर उसको इतना ज्यादा टाई अप कर दो प्रॉपर्टी को कि आप अनबॉर्न पर्सन के भी अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, सो इट वॉज हेल्ड कि दिस इज नॉट अलाउड। Now coming to section number 15, transfer to class some of whom come under section 13 and section 14। अब मान लो सेक्शन 13 या 14 की क्लास में कोई पर्सन फॉल कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला, ए ने बोला कि आई ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू ऑल माई ग्रैंडसन्स हु आर बॉर्न टिल 18th of March 2026। ठीक है, अब मान लो कई ग्रैंडसन्स बॉर्न हो पाए तब तक, कईयों ने बर्थ नहीं लिया तब तक, तो जिन्होंने बर्थ ले लिया, अगर मान लो ए ने बर्थ ले लिया, दिस इज द ग्रैंडसन दैट वाज एक्चुअली बॉर्न, तो उनको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी एब्सोल्युटली। ठीक है, तो उनके रिस्पेक्ट में दिस ट्रांसफर इज वैलिड, बट जो लोग नहीं तब थे, जो नहीं बॉर्न हुए तब तक, उनके रिस्पेक्ट में दैट ट्रांसफर इज नॉट वैलिड। ठीक है, उनको वो ट्रांसफर नहीं होगा, बट दूसरों के रिस्पेक्ट में इट विल नॉट फेल, ए के रिस्पेक्ट में इट विल वेरी वेल बी वैलिड। दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड हियर इन सेक्शन नंबर 15। नाउ सेक्शन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है, अगर पहला इंटरेस्ट, फर्स्ट इंटरेस्ट फेल कर जाता है ड्यू टू सेक्शन 13 और सेक्शन 14, देन जो इंटरेस्ट उसके फेलियर पे डिपेंडेंट था वो भी फेल कर जाएगा। जैसे कि टू बी फॉर लाइफ, जो कि बी भी अनबॉर्न है। ठीक है, टू बी को दे रहे हो आप इंटरेस्ट फॉर लाइफ एंड देन फर्दर टू बीज अनबॉर्न सन, अगर ऐसी कोई कंडीशन है। अब ये इटसेल्फ इज इनवैलिड, क्योंकि अनबॉर्न पर्सन को तो लाइफ इंटरेस्ट दिया जा ही नहीं सकता, उसको तो एब्सोल्युटली इंटरेस्ट जाता है। तो अगर यही फेल कर गया तो ये जो फर्दर ट्रांसफर होना था सी को, दिस ऑल्सो विल फेल एज पर सेक्शन नंबर 16, है ना। तो इसीलिए एक बार हम सेक्शन 15 और सेक्शन 16 को वर्बैटम देख लेते हैं। इफ ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरिन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, है ना, उन्होंने बोला कि जो जन्म ले लेंगे इस तारीख तक उनके फेवर में वो इंटरेस्ट आ जाएगा। विद रिगार्ड टू सम ऑफ whom such interest fails by reason of any rules contained in section 13 and 14। अब सेक्शन 13 क्या बोलता है कि उस अनबॉर्न पर्सन का बॉर्न होना जरूरी है, ठीक है, या वूम में आना जरूरी है, तभी वो इंटरेस्ट उनको ट्रांसफर किया जा सकता है आफ्टर द क्रिएशन ऑफ लाइफ इंटरेस्ट। तो ए तो आ गए, उनके वो तो बॉर्न हो गए, तो उनके रिस्पेक्ट में दैट ट्रांसफर विल वेरी वेल बी वैलिड। तो सच इंटरेस्ट फेल्स इन रिगार्ड टू दोज पर्संस ओनली एंड नॉट इन रिगार्ड टू द होल क्लास। तो इनके रिस्पेक्ट में दैट इंटरेस्ट विल नॉट फेल। ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। अब यहाँ पे ये ट्रांसफर, ये वाला जो प्रायर इंटरेस्ट था यही फेल कर गया, क्योंकि यहाँ पे अनबॉर्न पर्सन को लाइफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है, दैट इटसेल्फ विल फेल।
दिस कैन नॉट बी डन. तो फर्दर जो सी के पास जानी थी प्रॉपर्टी, दैट विल ऑल्सो फेल. Where by reason of any rules contained in section 13 and 14, an interest created for the benefit of a person or a class of person fails in regard to such person or whole of such class, then any interest created in the same transaction and intended to take effect after or upon failure of such prior interest also fails. ठीक है. Now coming to section number 17, डायरेक्शन फॉर एक्युमुलेशन. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी में से जो इनकम अराइज हो रही है वो कब तक के लिए एक्युमुलेट करके रखी जा सकती है. Either wholly or in part during a period longer than, इससे ज्यादा के लिए नहीं रखी जा सकती. The life of the transferer या फिर period of 18 years from the date of transfer. जो लाइफ है ट्रांसफरर, जो पर्सन है जो ट्रांसफर कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को, उन पर्सन की लाइफ टाइम तक के लिए उसको एक्युमुलेट करके रखा जा सकता है, या फिर 18 years from the date of the transfer तक के लिए. ठीक है. Whichever is higher, whichever period is longer. ठीक है. Such direction shall have as hereinafter provided to be void to the extent to which the period for which accumulation is directed exceeds the longer of the aforesaid periods. अगर इससे exceed करता है वो period तो फिर वो void हो जाएगा. And at the end of such last mentioned period, the property and the income thereof shall be disposed of as if the period during which the accumulation has been directed to be made had elapsed. और वो इस तरीके से ट्रांसफर पिक्चर में आ जाएगा as if that period has elapsed. This section shall not affect any direction or for accumulation for the purpose of. अब किन पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा, किन कंडीशंस पे. अब मान लो अगर उस प्रॉपर्टी को एज अ डेट दिया गया, फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स दिया गया उसकी इनकम को, तो क्या तब भी ऐसा बोला जा सकता है कि नहीं ये प्रॉपर्टी तो बस इतने ड्यूरेशन के लिए ही अक्यूमुलेट की जा सकती है? नहीं. तो डेट्स को पे करना है तब तो फिर ये रीजन को अबाइड नहीं किया जा सकता. फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स ऑफ द ट्रांसफरर और एनी पर्सन टेकिंग एनी इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफर, दिस कंडीशन विल नॉट अप्लाई. देन दिस एक्ट्स एज एन एक्सेप्शन टू दिस. द प्रोविजन ऑफ पोर्शंस फॉर चिल्ड्रन और रिमोटर इशू ऑफ द ट्रांसफरर और एनी अदर पर्सन टेकिंग एनी इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफर. अब चिल्ड्रन के बेनिफिट के लिए अगर ट्रांसफर किया गया है, देन ऑल्सो दिस कंडीशन विल नॉट अप्लाई. या फिर द प्रेजर्वेशन और मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए अगर ये चीज की जा रही है, प्रेजर्वेशन के लिए उस प्रॉपर्टी की या मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर्टी में से, तब भी ये कंडीशन अलाउड है. एंड सच डायरेक्शन में बी मेड अकॉर्डिंगली. सेक्शन 18, ट्रांसफर इन परपेचुइटी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक. अब अगर कोई प्रॉपर्टी को बेनिफिट ऑफ द पब्लिक के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है तो ये सेक्शन 14 की कंडीशन, 16 की कंडीशन, 17 की कंडीशन शैल नॉट अप्लाई इन दैट केस. If the property is transferred for the benefit of the public in the advancement of religion, knowledge, commerce, health, safety or any other object beneficial to mankind. ठीक है. Now coming to vested interest, section 19. अब vested interest से क्या समझ में आता है? Where on the transfer of a property an interest therein is created in favor of a person without specifying the time when it is to take effect. Time नहीं बताया तब वो vested कहलाएगा. और इन टर्म स्पेसिफाइंग दैट इट इज टू टेक इफेक्ट फोर्थविद, या ये बोल दिया कि वो इंटरेस्ट फोर्थविद इफेक्ट में आएगा, तो दैट इज वेस्टेड. और ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच मस्ट हैपन, वो सर्टेन है, वो इवेंट होना ही होना है, वो इवेंट ऐसे किसी इवेंट पे वो ट्रांसफर बेस्ड है, दैट इज सर्टेन. ठीक है. दैट विल हैपन. सच इंटरेस्ट इज वेस्टेड अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर. A vested interest is not defeated by the death of the transferee before he obtains possession. Just because वो person की death हो गई possession को लेने से पहले. Vested interest क्या होता है कि अगर वो एक बार vest कर गया interest, उसके बाद वो, जैसे अब अनबॉर्न पर्सन को ये इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है, कि आफ्टर क्रिएशन ऑफ लाइफ एस्टेट द इंटरेस्ट विल एब्सोल्युटली गो टू अनबॉर्न पर्सन. अब वो अनबॉर्न पर्सन वूम्ब में तो थे तब, ठीक है, क्योंकि वो तो एक कंडीशन मैंडेटरी है कि उसके लाइफ टाइम के अंदर अंदर जिस पर्सन को लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, जिस पर्सन के नाम पे सी को लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया एंड फर्दर बी को अनबॉर्न पर्सन को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी है, तो वो वूम में आ गए तब तक. लेकिन अभी तक उन्होंने पोजेशन तो नहीं लिया प्रॉपर्टी का, वो ले ही नहीं सकते थे. स्टिल दैट अनबॉर्न पर्सन इज इन वूम. You cannot take the possession of the property. तो क्या ये माना जाएगा कि that person is not the vested owner of that property, कि वो interest vest नहीं किया उनमें? ऐसा नहीं है. That interest has already vested in the unborn person. सिर्फ possession से ऐसा नहीं होगा कि वो interest is not vested. ठीक है. ना ही death of the transferee की वजह से. अब मान लो वो जो ट्रांसफरी है
उनकी डेथ हो गई बिफोर टेकिंग पोजेशन, लेकिन वो इंटरेस्ट तो वेस्टेड है ना उनमें, तो वो आगे उनके लीगल एयर्स के पास जाएगा, क्योंकि वो एक बार में इंटरेस्ट वेस्ट कर गया उनमें। ठीक है, तो उनकी डेथ से अब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट बिकॉज of the death of the transferee he was not able to possess that property, that does not affect the property's nature, कि वो आगे उनके legal heirs के पास still that property will go। लेकिन कंटिजेंट इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि अगर वो अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड है एंड अगर वो ट्रांसफर नहीं हो पाता ड्यू टू डेथ और सम अदर रीजन, वो ऐसा हो गया कि कंटिजेंट इंटरेस्ट वाला केस है, देन द प्रॉपर्टी रिवर्ट्स बैक टू द पर्सन हु हैज ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी। सो दिस इज द अल्टीमेट डिफरेंस जो लाई करता है वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर एंड कंटिजेंट इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। एन इंटेंशन that an interest shall not be vested is not to be inferred merely from a provision whereby the enjoyment thereof is postponed। just because enjoyment postpone कर दिया गया है तो क्या इससे vested interest पे कोई effect आएगा? no। और whereby a prior interest in the same property is given or reserved to some other person, अगर for the time being जो prior interest है वो life estate की तरीके से अगर create किया गया in C and then further the interest was given to B, तो क्या उससे कोई problem आएगी? no। ठीक है, और whereby the income arising from the property is directed to be accumulated until the time of enjoyment arrives, or from a provision that if a particular event shall happen the interest shall pass to another person। इन सारे फैक्टर से वेस्टेड इंटरेस्ट पे कोई भी इंफ्लुएंस नहीं आएगा, कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो एक सर्टेन इवेंट पे बेस्ड होता है, फोर्थ विद वो हो रहा होता है, या फिर कोई टाइम ही अगर मेंशन नहीं है, सो देन दैट इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑलरेडी। तो पोजेशन से, इंजॉयमेंट से, किसी और प्रोविजन से उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। सेक्शन 20, पहले हम सेक्शन 21 देख लेते हैं, देन वील कम टू सेक्शन 20, क्योंकि अभी कंटिजेंट इंटरेस्ट समझना ज्यादा जरूरी है। इट इज इन रिलेशन टू कंटिजेंट इंटरेस्ट, तो इन दोनों को साथ में देखेंगे। वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरइन इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन टू टेक इफेक्ट ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। अब ये ट्रांसफर पे किसके बेस्ड है? ऑन द हैपनिंग ऑफ सम स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट पे, कि अगर आप जज बन गए तो ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर हो जाएगी। सो ये जज बनना ना बनना इज अनसर्टेन, है ना। तो इसीलिए अगर वो इवेंट की हैपनिंग पे बेस्ड है, ऐसे इवेंट की हैपनिंग पे विच इज अनसर्टेन इन इटसेल्फ, देन दैट इज कंटिजेंट इंटरेस्ट। Or if a specified uncertain event shall not happen, then such person thereby acquires the contingent interest in the property. Such interest becomes a vested interest in the former case on the happening of the event। ठीक है, अगर वो एक्चुअल में इवेंट हो जाता है अकर, जो कि अभी तक अनसर्टेन था, तब तो फिर वो इंटरेस्ट वेस्टेड हो जाएगा। एंड इन द लेटर व्हेन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, अगर वो बेस्ड था नॉन हैपनिंग ऑफ दैट अनसर्टेन इवेंट पे, एंड अगर वो एक्चुअली में नहीं हैपन होता है, इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है, तो ऑब्वियसली देन दैट बिकम्स वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर केस। अदरवाइज दैट स्टेज कंटिजेंट, अगर वो अभी भी उसकी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ द अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड है, एंड वो इवेंट हैपन या नॉन हैपनिंग उसकी नहीं हुई इवेंट की। ठीक है, exception where under a transfer of property a person becomes entitled to an interest therein upon attaining a particular age, and the transferor also gives to him absolutely the income to arise from such interest before he reaches that age, or directs the income of so much thereof as may be necessary to be applied for his benefit, देन फिर इस इंटरेस्ट को कंटिजेंट नहीं बोला जाएगा, क्योंकि सब तो आपने उसको दे ही दिया, एब्सोल्युटली इनकम भी ट्रांसफर हो ही गई। तो वेयर अंडर अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक पर्सन इंटाइटल्ड हो गए हैं टू एन इंटरेस्ट देयर इन अपॉन अटेनिंग अ पर्टिकुलर एज, एंड द ट्रांसफरर ने उसको क्या दे दिया? एब्सोल्युटली इनकम भी दे दी टू अराइज फ्रॉम सच इंटरेस्ट बिफोर ही रीचेस दैट एज। अभी वो उस एज तक रीच नहीं किए, बट उसके पहले ही उनको अगर सारी वो इनकम भी दे दी गई या डायरेक्ट कर दिया गया, और डायरेक्ट द इनकम और सो मच देयर ऑफ एज मे बी नेसेसरी टू बी अप्लाइड फॉर हिज बेनिफिट, then that interest is no more contingent in nature, that has become vested already। ठीक है, एंड ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट के केस में आपको बस मेन यही पता होना चाहिए कि इट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग of some certain event, and contingent interest depends upon the happening or non-happening of some specified uncertain event। This is the basic difference between these two। ठीक है, ट्रांसफर दोनों ही किए जा सकते हैं। कंटिजेंट इंटरेस्ट के केस में इट इज
not heritable. Vested interest is heritable in nature. This also you need to keep in mind. ठीक है. Now coming to section number 20, this is the last section for the day. When unborn person acquires vested interest on transfer for his benefit, where on the transfer of a property an interest therein is created for the benefit of a person not then living, he acquires upon his birth. ये अनबॉर्न पर्सन वाले केस की बात हो रही है सेक्शन 13 में जो हमने देखा था कि हमने सी के फेवर में ए ने लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफर किया, ठीक है, उसके बाद बी के फेवर में एब्सोल्यूटली इंटरेस्ट गया, तो ये इंटरेस्ट का फॉर्म क्या होगा, इज इट वेस्टेड और इज इट कंटिंजेंट, इट इज वेस्टेड इन नेचर, ठीक है, unless a contrary intention appears from the terms of the transfer, a vested interest, although he may not be entitled to the enjoyment thereof immediately on his birth, although वो child अगर born आज की डेट में हो जाते हैं, that person is not able to possess the property right now, लेकिन still that interest is vested. एक बार अगर वो born हो गए, वो womb में आ गए, that person के उस unborn person के पास वो vested interest आ गया उस property के relation में. This is what is being said under section number 20 and it is very important. आज जो हमने सारे प्रोविजंस देखे, प्लीज ये थोड़े से टेक्निकल प्रोविजंस हैं, अगर आपने पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कभी भी नहीं देखा है तो आपको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, आप दोबारा इस वीडियो को एक बार और देख लेना, आपके डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एंड अगर तब भी नहीं हो पाते एंड कोई भी XYZ पॉइंट में आपको प्रॉब्लम लगती है, आप प्लीज मेरे से कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना एंड कोशिश करना कि जैसे ही आप ये वीडियो अपलोड होती है उसके 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आप वीडियो देख करके मेरे से क्वेश्चंस पुट अप करो, क्योंकि उस टाइम ड्यूरेशन में आई एम मोर एक्टिव, ठीक है, तो चांसेस ज्यादा है। ऑल्दो मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि जब भी मेरे पास कमेंट आता है मैं उसका रिप्लाई कर पाऊँ, बट समटाइम्स इट इज नॉट रियली पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं तो हर एक को एड्रेस कर पाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है ड्यू टू माय प्रायर एंगेजमेंट्स एज वेल। और अब तो हमारा CPC का कोर्स भी स्टार्ट होने जा रहा है 1 अप्रैल को, तो ऑब्वियसली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट एज वेल, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से आपको एक एक प्रोविजन बहुत अच्छे से करवाना है। एंड ऐसा नहीं है कि मैं बिना पढ़े आपको इस प्लेटफॉर्म पे या फिर कोर्स में पढ़ाने आ जाती हूँ, मुझे बहुत मेहनत पहले करनी पड़ती है। ऑल्दो आई हैव स्टडीड दीज सब्जेक्ट्स मल्टीपल टाइम्स, बट स्टिल मुझे दोबारा इनको बहुत बार अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है, ताकि मैं आपको बिना किसी भी डाउट के, बिना किसी भी अनसर्टेनिटी के इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करवा पाऊँ। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द कोर्सेज, प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि आप कोशिश करो कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन रखो, इवन दो आप इंटरेस्टेड हो कोर्स में या नहीं हो, ताकि फ्यूचर में भी अगर कोई और आपके बेनिफिट में, आपकी डिमांड के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से कोई कोर्स अगर लॉन्च होता है तो उसकी आपके पास नॉलेज रहे, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेलीग्राम ग्रुप एटलीस्ट ज्वाइन रखो। एंड अगर हो पाए तो आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, वहां पे आई एम 24/7 अवेलेबल। जब भी आप को कोई भी क्वेरी विद रिगार्ड टू योर सब्जेक्ट, किसी भी XYZ सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसके रिस्पेक्ट में आपको अगर कोई भी क्वेरी है, या इन जनरल आपको किसी एग्जाम के रिस्पेक्ट में कुछ भी पूछना है, तो आई एम अवेलेबल देयर, ठीक है, आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं जितना जल्दी हो पाएगा मैं आपको आपके इशू को एड्रेस करने की ट्राई करूंगी, क्योंकि ये जो हमारा रिलेशनशिप है आपस में, इट इज प्रोफेशनल एज वेल एज अ गाइड तरीके से आप मुझे ले सकते हो, है ना, कि अगर आपको लगता है कभी भी आपकी प्रेपरेशन में एक हॉल्ट आ गया है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, है ना, आपको प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, तो मेरा मेन एम यही है कि मैं आपके साथ एक स्टूडेंट फ्रेंडली तरीके से एक वे आउट निकाले, एक म्यूचुअली हम ऐसा कोई तरीका निकालें जिससे हमारा जो पर्पस है एट द एंड ऑफ द डे टू क्लियर सम और द अदर एग्जाम, वो फुलफिल हो पाए, है ना। तो हमारा एम यही है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी बिल्डअप करें जो एक दूसरे की हेल्प करे, है ना। वी शुड बी ऑलवेज हेल्पिंग ईच अदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पर्सनल इश्यूज की वजह से, या फिर अब एज फैक्टर की वजह से, या फिर फैमिली रीजंस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यूरिंग प्रेपरेशन, है ना। तो आई वॉन्ट कि मैं आपका एक तरीके से आपको गाइड कर पाऊं कि आप उन सारे ऑब्स्टेकल्स को पीछे रख के, या उनको कैसे आप उनको डील करते हुए अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो सी मी एज अ गाइड इन योर प्रेपरेशन एंड नॉट जस्ट अ टीचर, ठीक है, क्योंकि दिस जर्नी इज नॉट ईजी एंड आई कैन वेरी वेल से दैट, क्योंकि आई हैव माई सेल्फ एक्सपीरियंस्ड ऑल दी ऑब्स्टेकल्स इन माई लाइफ एज वेल।
ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स जब आपको फील होता है कि यू नीड सम कंपेनियन, यू नीड अ पर्सन जो आपको सुने समझे विद रिस्पेक्ट टू योर सब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। माइंडेड, बहुत पर्सनल नेचर की क्वेरीज विल नॉट बी एंटरटेन्ड, बट हाँ जहां मुझे लगेगा कि यू आर एक्चुअली फेसिंग सम डिफिकल्टी जिसकी वजह से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर आपको मेरे से पूछना है, एक एडवाइस लेनी है कि मैम इसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना। जैसे बहुत बार जो स्टूडेंट्स ने मेरे साथ एनरोल किया हुआ था, उन्होंने कोई XYZ एग्जाम्स के लिए वो इंटरव्यू दिया, मीन्स एग्जाम दिए, उनका नहीं हो पाया, सो दे वर ट्राइंग टू फिगर आउट द रीजंस जो जिसकी वजह से दे लैग्ड बिहाइंड, तो हम म्यूचुअली फिगर आउट कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी इशू इस तरीके का भी आता है तो यू कैन वेरी वेल कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड अदरवाइज भी आप प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन रखो, जो भी चैनल को लेकर के अपडेट्स हैं वो आपके पास रेगुलरली आते रहेंगे उसके थ्रू। एंड CPC का कोर्स वंस अगेन आई एम मेंशनिंग कि 1 अप्रैल को लॉन्च हो रहा है। हु ऑल आर इंटरेस्टेड, इट इज नो कंपल्शन बट इट इज ट्रूली एडवाइजरी। अगर आप मेरे पे अभी तक के ट्रस्ट करते हुए ये लेक्चर देख रहे हो तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपने BNS, BSA, BNSS कोई भी लेक्चर मेरे लिए हैं, कोर्सेज लिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये लेक्चर्स एक्चुअली आपके ही बेनिफिट के लिए क्यूरेट किए गए हैं। एंड आई एम रियली ओवरवेल्म्ड बाय द रिस्पॉन्सेज दैट यू गाइज हैव शोन। मैं बीच में मेरा ऐसा हो गया था थोड़ा कि CPC के लेक्चर्स पे उतनी डिमांड नहीं है, तो वाई टू ब्रिंग दैट कोर्स, but then I received comments on Telegram, Instagram, and my mail box कि no ma'am, we require those courses and we require those classes, तो हमें चाहिए हेल्प आपकी CPC के अंदर। सो हियर आई एम ब्रिंगिंग फॉर यू द CPC कोर्स, एंड टुडे वी हैव फाइनली स्टार्टेड द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एंड अब हम धीरे धीरे सारे एक्ट्स इसी तरीके से कंप्लीट करते जाएंगे। जिन्होंने भी मेरे पे ट्रस्ट दिखा करके मेरे साथ क्रिमिनल लॉज कंप्लीट किए, या फिर ये यूट्यूब पे वीडियोस जो मेरी अभी तक देखते आ रहे हैं, आई एम रियली thankful to you guys for all the support that you guys have shown, and please continue showing this support क्योंकि आपकी support के बिना nothing of this is possible, ठीक है। Only and only because of your support I have reached here, and I'll continue helping you guys in this journey because this journey is for both of us, है ना, म्यूचुअल है ये जर्नी, हम सबकी है ये जर्नी, दिस इज नॉट ओनली मी, दिस इज योर जर्नी, दिस इज योर चैनल। तो प्लीज अपने चैनल को अपना समझ के, है ना, बहुत सपोर्ट करो, आप अपने डाउट्स पूछो, एंड कभी अगर मान लो किसी स्टूडेंट का डाउट है एंड आपको पता है उसका आंसर, वेरी वेल आंसर दैट डाउट, यू आर फ्री टू डू दैट, है ना। अगर आप श्योर हो अपने आंसर को लेकर के, यू कैन हेल्प ईच अदर एज वेल इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। तो carry on with this journey and I wish you all the very best for all your future endeavors. नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं जल्दी ही। मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आऊंगी। आज हमने सिर्फ 21 सेक्शंस डील किए क्योंकि ये जो पोर्शन था सेक्शंस का, दिस वाज वेरी टेक्निकल एंड ये समझ में आना बहुत जरूरी था। अभी भी अगर आपको ये सेक्शंस में कोई भी डाउट होगा आप मुझे बता देना, आई विल वेरी वेल केटर टू योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच।